अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के हिरेन वेद सर जुड़ते हुए। हिरेन सर हाय, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सुबह सुबह और इनफैक्ट स्टूडियोज में जुड़ने के लिए। हिरेन सर बढ़िया मूव, थोड़ा ऑफ लेट वोलेटिलिटी आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने एक तरफा बहुत तगड़ा उछाल आता हुआ देखा था जी। पर जो 17,700 800 की ट्रैजेक्टरी पर कितना कंफर्ट भारतीय बाजारों को लेकर, ये हम लोग रोज आउट परफॉर्मेंस रेजिलियंस की बात छेड़ते तो रहते हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि अभी लेंजिंग ग्रुप ने भी मेंशन करा कि दिक्कतें आ रही हैं। तो ये आउट परफॉर्मेंस कितनी सस्टेनेबल, निफ्टी को लेकर आप लोग का कितना कन्विक्शन बना हुआ है, आउटलुक को लेकर क्या व्यू बन रहा है? जब तक लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, डाउट करते रहेंगे, तब तक रेजिलियंस बनी रहेगी। नहीं, इसका एक मेरे हिसाब से एक दूसरा कारण ये है कि भारत में एक तो भारत का जो मैक्रो है वो कई पिछले सालों से काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये ज़रूरत नहीं है कि अगर कहीं और अगर चैलेंजेस हैं तो वो चैलेंजेस इंडिया को भी आ सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कंप्लीट डीकपलिंग हो सकता है, लेकिन पहले के मुताबिक जो ट्रांसमिशन ऑफ दोज चैलेंजेस जो हमारी मार्केट में होता था, क्योंकि एफआईआईज का महत्व बहुत ही ज़्यादा था उस समय 2007, 8, 9, 10 एफआईआई का निवेश लोकल निवेश से 3 गुना ज़्यादा था। अब इंडियंस का निवेश ऑलमोस्ट 2x हो गया है और मुझे लगता है अगले 2-3 साल में इंडियंस का निवेश 3x ऑफ व्हाट द एफआईआईज विल पुट इन। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे जो कपलिंग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपलिंग थी, वो शायद अब थोड़ी सी डीकपल हो रही है। और हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है कंट्री की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम पिछले कई साल से अब कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स काफ़ी डीलेवरेज हो चुकी हैं, बैंकों की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, और हम एक अर्निंग्स रिसेशन का पीरियड था 2011-12 से लेकर ऑलमोस्ट 2020 तक हमारा टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा था। अब हम बॉटम आउट हो गए हैं और अब यहाँ से हमें लग रहा है कि एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो ये जो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है कि डिस्पाइट ऑल द बैड न्यूज़ ग्लोबली, मार्केट रेजिलिएंट है। ये इसीलिए रेजिलिएंट है क्योंकि मार्केट इन इट्स ओन विजडम ये डिस्काउंट कर रहा है कि आगे जाकर इंडियन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी सुपीरियर होंगी। तो आप ये जो सवाल उठाए जाते हैं, निफ्टी का वैल्यूएशन फिर बड़ा स्ट्रेच्ड हो गया, हम वापस 18K पे आ गए, तो आप कह रहे हो अर्निंग्स का मोमेंटम यहाँ से स्ट्रांग रहेगा, उसको डिस्काउंट करूं तो वैल्यूएशन जस्ट नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत महंगे हो गए, क्योंकि हम लोग हमेशा ईएम्स के साथ ग्लोबल लैंडस्केप में कंपेयर करते हैं, हम हमेशा थोड़े महंगे नजर आते हैं। देखिए, ये जो कंपैरिजन है ईएम के साथ करते हैं, एक तो क्या है कि भारत हमेशा ईएम से एक प्रीमियम पे ही चल रहा था। अब हुआ ये है कि ईएम के बाकी काफ़ी सारे बड़े ईएम हैं, जैसे चाइना वगैरह हैं, उनके फंडामेंटल्स और भी डिटीरियोरेट हो गए हैं। तो हालांकि अपना प्रीमियम थोड़ा और बढ़ गया है। और बाकी रही निफ्टी वैल्यूएशन की, तो मैं चलो गणित करते हैं। बिफोर कोविड निफ्टी था 12,000, आज है 18,000, राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 50% ऊपर है 2.5 साल में। अगर आप निफ्टी का ईपीएस मार्च 2020 का देखें तो वो था 441, और मार्च 22 जो कि अब 6 महीने पीछे गया, उसका ईपीएस था 740। तो 740 और 440 70% आपका अर्निंग्स ग्रोथ रहा, और निफ्टी तो केवल 50% ऊपर है। मेरा आर्ग्यूमेंट अलग है, लोग निफ्टी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है निफ्टी को तो अभी कैचअप करना बाकी है। ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट की जो चिंताएं हैं उसकी वजह से आज निफ्टी यहाँ पे है। अगर ये सब चैलेंजेस नहीं होते तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 20-21 के आसपास होती, विच वुड हैव डिस्काउंटेड द 2 years ऑफ सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ। और अब ऐसा तो है नहीं कि इस साल और अगले साल अर्निंग्स नेगेटिव जाएंगी,
तो मेरे हिसाब से तो कोई केस ही नहीं बन रहा है कि आप बताएं कि निफ्टी बहुत महंगी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि 18, 19, 20 इन सालों में जो ग्रोथ थी वो बहुत ही लॉपसाइडेड थी। सिर्फ 25-30 जो बड़ी कंपनियां थी वही मुनाफा कमा रही थी। आप अब देखें लास्ट 2 साल जो कोविड के बाद का समय है, उसमें जो टॉप 500 कंपनीज हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अर्निंग्स ग्रोथ को। तो जो ब्रेथ है वो बहुत ही इंप्रूव हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि लोग जो अभी हैं न्यूज़ में थोड़े से खोए हुए हैं। इन्फ्लेशन है, ये आपने पिछले 12 महीनों से इस मार्केट पे हर एक चैलेंज फेंका है और फिर भी मार्केट अगर सटीक यहाँ पे खड़ा है तो उसका कोई कारण होता है। आप कोई $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप की जो मार्केट है उसको तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। छोटे स्टॉक हम समझ सकते हैं जो इलिक्विड है, आप मैनिपुलेट कर सकते हो, भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट पूरी मार्केट को तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, FIs को बेचना था 30-35 बिलियन डॉलर, उन्होंने भी बेचा, फिर भी मार्केट जहां है वहां है। तो मार्केट भी एक लैंग्वेज बोलता है, वो अगर आप समझ सको तो बेटर है। तो मेरे हिसाब से मार्केट की लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। मार्केट ये कहना चाह रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ और हम ये ढूंढ रहे हैं कि मार्केट क्यों नीचे जाएगी। इसे अच्छा, बहुत अच्छा आर्गुमेंट। और ये हमारा डोमेस्टिक पैसा, हमारा आउटलुक, हमारी रेजिलियंस अपनी जगह पर, ये जब सबको पता है ये सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस का थोड़ा लैग के साथ इम्पैक्ट, वो कहा जा रहा था इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड हाफ में वो इम्पैक्ट इकोनॉमीज पे प्रोफाउंड होगा। ये अब तक तो डीकपल्ड की थ्योरी बढ़िया चली, पर ये ज्यादा दिन तक हम अलग चाल तो चल नहीं सकते, कभी ना कभी वी हैव टू कम। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक अपनी जगह, ये अगली छमाही जो आनी है थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, ऐसा मानो क्या ये, या फिर ऐसा कोई कंसर्न भी नहीं होना? नहीं, हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसकी अगर आप देखें, अभी 1-2 महीने पहले जब निफ्टी 16 के नीचे तकरीबन 15,200 के आसपास गई थी, तब सबका अनुमान था कि ये 14 तो होना ही है। और कितनी फास्ट बाउंस बैक कर दी निफ्टी। तो मेरा ये मानना है कि अगर शायद अगले फ्यू मंथ्स अगर चैलेंजिंग भी रहें, अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, टेक्निकल रिसेशन आ जाए, शायद बाजार एक रेंज में पड़ी रहे, बट ऐसा कोई बड़ा मुझे बेयर मार्केट नहीं दिख रहा है इंडिया में। सो द केस इज ईदर वी गो अप और वी कंसोलिडेट इन अ रेंज। In my view, there is no case for a bear market in India, for sure, right? क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है कि बुल मार्केट ऐसे ही चलती हैं जब बहुत डाउट होता है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन अलग होता है, लोगों का सेंटिमेंट अलग होता है। ये सुनना चाहिए मार्केट क्या कह रहा है जी। मार्केट तेजी के मन में, जी, मूड में। अब मेरे लिए, हम सब रिटेल के लिए इशू ये है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जी, किसी को ये थीम, किसी को ये थीम, किसी को ये थीम, और सब लगता है सुन के कि सब अच्छा। तो आप लोग एल्केमी में कौन सी की थीम्स के थ्रू बाजार की आने वाली तेजी को राइड करना चाहते हो? क्या पसंद आ रहा है आपको? 3, 5 साल, 7 साल, जो भी टाइम होराइजन आपका है, क्या की थीम्स इमर्ज हो रही हैं? एक तो मुझे लग रहा है ऐसा कि एक समय आया है अब कि स्मॉल मिड कैप्स इन जनरल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि लार्ज कैप्स नहीं अच्छा करेंगे, लार्ज कैप्स भी अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जानी है तो लार्ज कैप्स भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपका 5 साल का व्यू है तो मुझे ये लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स, विद इन स्मॉल एंड मिड कैप्स काफ़ी सारे एरिया हैं, लेकिन एक एरिया जहां हमें तेजी लग रही है वो मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन उसमें खास करके ऑटो, डिफेंस, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड सम कंज्यूमर नेम्स विच आर वेरी स्पेशलाइज्ड, जैसे QSR है, होटल्स हैं। ये सारे जो सेक्टर हैं
मुझे लग रहा है कि अगले 3, 4, 5 साल में बहुत ही तेज़ी से ग्रो होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एज एक बड़ा थीम लेकर अगर आप चलें नेक्स्ट 3-5 साल, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि 10 साल 2000 तकरीबन 12 से लेकर 2020-21 तक हमने एक सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिसेशन था, लॉस्ट डिकेड जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम देख चुके हैं। अब पिछले 5 साल अगर आप कोविड, IL&FS, ये सब तकलीफ़ें, यूक्रेन वॉर, अगर ये सब तकलीफ़ें आप झेल चुके हैं और सर्वाइवर हैं, तो आगे के 5, 7, 10 साल इज़ अ गोल्डन पीरियड इन माय व्यू। तो मुझे लग रहा है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं हर एक सेक्टर में, उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी अच्छी कंपनियां मिड कैप स्पेस में। जी। अजी, ये जो कैपिटल गुड्स की तेजी आ रही है, दरअसल इसी मैन्युफैक्चरिंग थीम को राइड करने के लिए वो कैपिटल गुड्स उछाल दिखा रहा है। एग्जैक्टली। और ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आप लोग बुलिश क्यों? क्या आपने वाकई कोई ग्रीन शूट्स इमर्ज होते हुए देखे, या फिर आप लोग बेट कर रहे हो China +1 हुआ, वो आत्मनिर्भर हुआ, वो PLI स्कीम्स हुई, ये सब टेलविंड बनेंगे आगे या एक्चुअली बनना शुरू हो चुके हैं? ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। हाँ। और ये दिख रहा है कैपिटल गुड्स कंपनीज की ऑर्डर बुक में। ये सिर्फ प्राइस के उछाल की वजह से नहीं हो रहा है। और आप देखें तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन या ऑटो इंडस्ट्री में, कि जहां पे आप इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है आपका जो पेट्रोल डीजल पे चल रहा है, वो अगले 10 साल में उसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको हाइब्रिड और ईवी में। तो उसके लिए नए प्लेयर ऑलरेडी आ गए। कहाँ थे पहले? तो 2 व्हीलर्स में 4 ही तो कंपनियां थी, लेकिन अब 10 कंपनियां, 12 कंपनियां हो गई ईवी में। तो ये जो नए सेक्टर खुल रहे हैं, ग्रीन एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, डिफेंस है, जब सुजुकी और ह्युंडई इंडिया आए तो उन्होंने एक बड़ा कंपोनेंट इकोसिस्टम खड़ा किया। कितनी सारी एंसिलरीज कंपनियां बड़ी हुई, राइट? सुंदरम फास्टनर्स, भारत फोर्ज, आप मतलब 50 कंपनियां गिन सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, इन सब में भी एक अपना इकोसिस्टम बनेगा। कोई एक ही कंपनी बड़ी नहीं होगी। तो HAL है, BEL है, BDL है, ये जो सारी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं वो तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन उनके साथ काफ़ी सारी स्मॉल एंड मिड साइज इंजीनियरिंग कंपनीज उनके साथ जुड़ेंगी, जो कोई पार्ट्स बनाती होंगी उनके लिए, उनको सप्लाई करती होंगी। जैसे ऑटो एंसिलरीज ने पार्ट बना के ऑटो कंपनीज को सप्लाई किया। तो एक पूरी सप्लाई चेन बनेगी और ये एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग और चैलेंजिंग है कि कैसे स्मॉल एंड मिड कैप में इस थीम पे खेला जाए और कैसे ये कंपनियों को देखा जाए। हिरेन साहब बिल्कुल सही, लेकिन जब हम हमारी रिटेल की मानसिकता, जो आप पॉकेट्स कह रहे हो, कोई कैपिटल गुड्स, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई स्पेशलिटी केमिकल्स, कोई होटल्स, जी, QSRs, जी, जब मैं चार्ट खोलता हूं तो लगता है सारी तेजी तो ऑलरेडी आ गई। ये देखने का नजरिए गलत है। मतलब ये 1 दशक के अंडर परफॉर्मेंस के बाद जब हम उभर रहे हैं तो इसको बड़े गेम के तौर पे ट्रीट करूं, मैं बड़ी थीम के तौर पे ट्रीट करूं, ऐसा नहीं देखूं ये 10 का 20 हो गया, अब कहानी खत्म हो गई। देखिए, ये अगर 10 का 100 होना है तो पहले 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 50 होगा, 50 का 70 होगा। तो हर लेवल पे हमें लगेगा कि ये तो अब बहुत हो गया, अब इस भाव में मैं इन्वेस्ट करूं। हाँ, लेकिन ये एक रिटेल भी जानता है और जानना चाहिए कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। बेस्ट ऑफ द ग्रोथ कंपनीज भी अपने लाइफ साइकिल में फ्रस्ट्रेट करती हैं। कई बार 1-1.5 साल स्टॉक नहीं चलता, कई बार 20-30-40% की करेक्शन भी आ सकती है। अब अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें, 2010 जब हमने निवेश किया था उसमें, तब मार्केट कैप था 1400 करोड़ और पहले 2-3 साल तो कोई खास रिटर्न ही नहीं दिया, लेकिन हम फिर भी उसको पकड़े रहे। क्यों पकड़ा था आपने उस टाइम पे 2010 पे 1400 करोड़ की कंपनी को? इसलिए पकड़ा था क्योंकि
जब भी एक बड़ी क्राइसिस आती है जो किसी इंडस्ट्री को हिट करती है, और 2008-9 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने बैंकों को बहुत हिट किया था, खास करके रिटेल लेंडर्स। तो काफ़ी सारे रिटेल लेंडर्स तो मैदान छोड़ के भाग गए। जीई कैपिटल था और आईसीआईसीआई बैंक भी तभी लेंड कर रहा था। काफ़ी लोगों ने अपनी रिटेल लेंडिंग बंद कर दी क्योंकि बहुत नुकसान हो गया उनका 08-09 में। और हमेशा जब ऐसा डिसरप्शन होता है तो कोई नए प्लेयर उभर के आते हैं जिनका कोई बैक हिस्ट्री नहीं होती, उनका कोई बैगेज ऑफ द पास्ट नहीं होता। तो हम जब पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ये देख रहे थे कि अगर कंजम्पशन को बूस्ट किया गया था उस समय, क्योंकि तब एक्साइज ड्यूटी काट दी थी ऑटो में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, तो हमें लगा कि बहुत एक कंज्यूमर बूम आ जाएगा इसकी वजह से। तो हमने कहा कि या तो हम डायरेक्ट कंज्यूमर कंपनी खरीदें, या जो ये छोटे छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फंड करता है, जिसको लेंडिंग करता है, उसी तरीके से भी खेल सकते हैं। दैट इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ प्लेइंग दिस ट्रेंड। और तब हमने देखा कि बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल था वो बाकी बैंकों से बहुत ही अलग था। उन्होंने अपना एक व्यक्ति हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में बिठा रखा था। उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी लेकर फिर अगर कोई कस्टमर आता है उसको 20 मिनट में या आधे घंटे में लोन देके छूटा कर देते थे। मुझे यस, राइट, हमारे मुंबई में बहुत हुआ ऐसा। और बैंकों, अगर आप बैंक के पास जाएं तो आपको 2 हफ्ते तक आप चक्कर काटो। तो हमने देखा कि ये एक यूनिक प्लेयर है, ये कोई इनोवेशन ला रहा है। और तब मैं राजीव जैन साहब से मिला था और मुझे लगा कि उनका विजन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उस स्टोरी को उभरते उभरते 2010 से लेकर तकरीबन 4 साल हुए और 14-15 के बाद लोगों को समझ में आया कि ये कंपनी क्या है। तब तक इग्नोर्ड थी, लेकिन फिर भी 2 बार बड़े करेक्शन आए। एक बार 2013 में जब अपनी, एक बार हाल फिलहाल का, और एक बार कोविड के टाइम पे। तो ऐसा है कि अगर आपको चीकी सिंगल लेने हैं तो ठीक बात है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग गेम खेलनी है, जो कि अगर बड़ा पैसा बनाना है, और अगर आप ले बेच करते बजाज फाइनेंस में, तो वो तो कितनी बार डबल हुआ, क्योंकि 12 साल में वो तो 125x हो गया। तो अगर आप हर डबलिंग पे बेच देते तो आपके पास कहीं शेयर ही नहीं रहता वो। लेकिन हर कंपनी भी बजाज फाइनेंस नहीं होती, ये भी हमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिक कंपनी है। कभी 8-10 साल में ऐसी एक आध 2 कंपनियां निकलती हैं जो बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर होती हैं। बट कहने का तात्पर्य ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड जो है वो बहुत बड़ा है। ये जो डबल हुए हैं स्टॉक, या डबल से ज़्यादा हुए हैं, ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन ये आप अगर दे फटाफट ले फटाफट करने जाएंगे तो उसमें हाथ से शेयर निकल जाएगा, और ये सब शेयर करेक्ट भी कर सकते हैं 10, 20, 25%। तो ये भी मान के चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बड़ा ट्रेंड खेलना है और बड़ा पैसा बनाना है तो इसमें निवेश करके, इसको घड़ी घड़ी ले बेच ना करके बैठना चाहिए। बट आप बोलेंगे फिर मेरा चैनल कैसे चलेगा? नहीं, पैसा बन जाए हमारा वैसे ही चलने लगेगा, लोग जुड़ ही जाएंगे हमारे साथ। बड़े बढ़िया है। तो मिड कैप स्मॉल कैप, हिरेन सर जाते जाते फिर ऐसा कोई बजाज फाइनेंस आज वाला है क्या? देखिए, मैं इंडिविजुअल नाम्स तो बात नहीं कर सकता क्योंकि ये अलाउड नहीं है, पर मैंने ब्रॉड सेक्टर्स तो बता दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसमें कोई भी एक आध 2 अच्छी कंपनी हर एक सेक्टर में, डिफेंस में हो, स्पेशलिटी केमिकल्स में हो, ऑटो में हो, ग्रीन एनर्जी में हो, QSR में हो, होटल्स में हो, जो अच्छी कंपनी है, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, डेट ठीक है, आज भी अगर आप निवेश करेंगे तो मुझे लग रहा है 3-5 साल में अच्छा रिटर्न मिलेगा। मजा आ गया सर आपसे बात करके। आते रहा करिए। हिरेन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और ये रही बढ़िया राय बाजार को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपने दिमाग के चाक्षु खोलने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इस पर बातचीत। लेकिन चलिए क्विकली निफ्टी दिखा दी एक बार स्क्रीन पे, 240 अंक मजबूत। और हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बंग से विकास सालुंके जुड़ते हुए। सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं सचिन और विकास,
लेकिन 10 के दमदार ट्रेड सचिन कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है एक रिपीट सेशन